स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से पता लग रहा है कॉन्सिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो विच स्टैंड्स फॉर हीट एंड केमिस्ट्री। सो थर्मोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है, हम डिफाइन करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री है क्या। दिस इज द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस accompanying a chemical reaction is known as thermochemistry। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, हीट चेंजेस इन द सेंस ऑफ हीट इवॉल्व भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके सामने है, जब भी हमारे पास कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसमें इस प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी चाहिए होती है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर इसी के ऑपोजिट चले जाएं, जैसा कि बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स की स्टेबिलिटी की वजह से बनता है। इट मीन्स कि वो अपनी एक्सेस एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, हमारे पास हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, बॉन्ड ब्रेकेज हो गई, या कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट चेंजेस इन्वॉल्व हैं। हीट चेंजेस मीन हीट का एब्जॉर्ब होना या हीट का इवॉल्व होना। तो ऐसी स्टडीज को हम नाम देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का। उसके बाद आ जाए केमिकल चेंज क्या है। द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विल आइदर बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब एंड दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, जिसके लिए हम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये उस रिएक्शन की हीट ऑफ एनर्जी रिएक्शन है, जो कि उस रिएक्शन में से इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। इस बेसिस पे हम 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। या तो ये हो सकते हैं एक्ज़ोथर्मिक, या फिर ये हो सकते हैं एंडोथर्मिक। अब इनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस वो होंगे जिसमें आपके पास केमिकल रिएक्शन में से एक्सेसिव हीट बाहर को निकलेगी। जो मेरा केमिकल सिस्टम है उसको मैं नाम, जो मेरा पूरी केमिकल कंपोज़िशन है जहाँ रिएक्शन हो रहा है, उसको मैं नाम दूँगी सिस्टम का। और उससे क्या होगा, जब हीट रिलीज होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइज़ कर जाएगा। इवेंचुअली हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे है, तो उसकी फेट ये होती है कि दोनों चीज़ों का टेम्परेचर क्या हो जाए, नॉर्मलाइज़ हो जाए, बैलेंस हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि वो जो हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो अपनी सराउंडिंग से जो है, उसमें हीट को बाहर जो है वो रिलीज़ करेगा, जिससे जो है अपने उस हीट को वापस बैलेंस पे ला सके। इसी तरह आ जाए एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट हमें रिक्वायर होती है। और जब हीट रिक्वायर होती है तो वो कहाँ से आती है? हीट, वो जो सिस्टम के अंदर मटेरियल्स हैं, वो खुद ही वो हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे ओवरऑल उस पूरे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, चूँकि वो ठंडा हो गया, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ कर गई है, वो अपनी सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट जो है उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा, ताकि वापस टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई रिएक्शन किया, मैंने किसी सॉल्ट को वाटर के अंदर डाला है, और फ़ौरन से मैंने देखा, मैंने बीकर को हाथ लगाया, बीकर ठंडा हो गया है। तो वो सिर्फ़ उस मोमेंट तक रहेगा, 5 मिनट के लिए, जब तक वो रिएक्शन हो रहा है। जैसे ही मैं उसको 20 मिनट के बाद आके देखूँगी, तो मैं देखूँगी बीकर का टेम्परेचर वही हुआ है जो मेरे इर्द-गिर्द सराउंडिंग में है। तो इट मीन्स कि उस टाइम पे जब रिएक्शन हुआ, तो उसमें वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, वो कूल डाउन हो गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करेगा, वो सराउंडिंग से वो जो हीट की कंपनसेशन हुई, उस वो जो हीट की उसके अंदर कमी हुई है, उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। और आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो दोनों चीज़ें जो हैं आपके, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है, वो उसी टेम्परेचर पर होगा जो कि उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। फिर अगर हम बात करें एनर्जी की, तो यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जितने भी हीट चेंजेस हैं, वो हम किस में देखते हैं, एनर्जी के यूनिट्स में देखते हैं, जिनके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं जाउल या फिर किलो जाउल्स। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन, कोल का जो कंबस्चन है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हम सबको पता है, जब हम कोयला बर्न करते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो डेल्टा एच है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन हीट, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, एंथैल्पी एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन शो करता है कि दिस इज रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वी नो वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। और इसमें भी हमारे पास ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं -285.58। इट मीन्स के इसमें भी हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, अमोनिया फॉर्मेशन।
अमोनिया फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसको नाम दिया जाता है हैबर्स प्रोसेस। और हैबर प्रोसेस में हमारे पास 2 गैसेस जो हैं उनको कंबाइन किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और इसमें जो हमारे पास हीट चेंज इन्वॉल्व है वो है -41.6, यानी अगेन माइनस साइन जहाँ पे भी होगा इट मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल दी हुई है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, जहाँ पर आपके पहले ऊपर मैंने आपको जो सेकंड वाली एग्जांपल पढ़ाई है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आपने देखा कि उसके लिए जो है हीट इवॉल्व हो रही थी। अब उसका ऑपोजिट है, मैंने उसी वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। तो जितनी हीट इवॉल्व हुई थी अब ब्रेक करने के लिए उतनी ही हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो वही रिएक्शन है, उसको ऑपोजिट ले जाएं और अगर आप देखें तो हीट चेंज की वैल्यू भी वही है, सिर्फ साइन क्या है डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस साइन है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास एक और रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिनके कंबाइन होने से हमारे पास NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या है? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली बेस कर रही होती है थर्मोडायनामिक्स के 2 इंपॉर्टेंट लॉज के ऊपर। एक हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके अलावा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है। लेकिन जो बेसिकली हमारे यहाँ सिलेबस में इन्वॉल्व है दैट इज फर्स्ट लॉ, और हम उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, उसको भी अंडरस्टैंड करने से पहले मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होता है खुद ब खुद, और नॉन स्पॉन्टेनियस इसका ऑपोजिट है, जो खुद ब खुद ना हो। आप मिसाल के तौर पे आपके पास पानी ऊँचाई से नीचे की तरफ जो आता है, ये खुद ब खुद एक ऑटोमैटिक प्रोसेस है। अगर वो ओवरफ्लो कर जाएगा, तो वो खुद ही ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं पानी नीचे के फ्लोर से ऊपर जाए, किसी भी नीचे वाला लेवल है उससे ऊपर जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको कोई मोटर लगानी पड़ेगी। तो इट मीन्स कि वो जो मैं कही थी कि पानी का ऊपर से नीचे गिरना, वो स्पॉन्टेनियस था, वो खुद ब खुद हो रहा था, आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जैसे मैंने कहा कि पानी का नीचे से ऊपर की तरफ जाना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई मोटर लगानी पड़ेगी। तो यही चीज़ आ जाती है कि वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिनको हमें जिनके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, या उनको कोई आउटसाइड बाहर से कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए होती, वो हमारे पास कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होंगे जिनके लिए हमें कोई कंडीशन चाहिए, कोई हमें उसके लिए आउटसाइड से कोई असिस्टेंस चाहिए, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसको बुक से देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, यानी जो खुद ब खुद होता है विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस एंड मूव्स फ्रॉम अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ज़ाहिर-सी बात है अगर वो बुलंदी पर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो वो लाज़मी बात है क्या चाहेगा कि मैं खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाऊँ। तो हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता ही इसलिए है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। दूसरी बात ये है कि इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में होता है, जैसे आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ रखे हैं, तो ये बेसिकली इरिवर्सिबल होता है और एक रियल प्रोसेस है। अब इसकी एग्जांपल कौन-कौन सी? सबसे पहले जो मैंने आपको भी दी है, वाटर फ्लो करता है हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, और किसी भी विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन। हम अब पढ़ते आए हैं अपनी छोटी क्लासेस से, एसिड और बेस कंबाइन होने पे सॉल्ट और वाटर बनता है। ये भी एक आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसी तरह अगर मैं ज़िंक का एक पीस लूँ और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूँ, तो मेरे पास जो रिएक्शन होगा ज़िंक सल्फेट और उससे कॉपर का बनना, ये मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। तो इसका मतलब है कि मैं कहूँगी कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस तब कहलाता है जब वो खुद ब खुद टेक प्लेस हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन हाइलाइट करें, हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनको सिर्फ हमें जस्ट स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, उसके बाद वो अपने ओन पर चलता चला जाता है। तो इसको भी हाइलाइट करें कि ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जहां पर यहाँ से हाइलाइट करें, इफ इट नीड्स एनर्जी टू स्टार्ट विद, इसको स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, बट वंस इट इज स्टार्टेड, एक मर्तबा ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये अपने आप ही प्रोसीड करता चला जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बर्निंग ऑफ कोल, हाइड्रोकार्बन। आपका जितना भी फ्यूल है उसको एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। आप कोयला है, खुद ब खुद वो जल नहीं रहा, लेकिन आप उसको अगर एक स्पार्क देंगे तो ये बर्न कर जाएगा और उसके बाद ये आगे से प्रोसेस क्या होगा? अपने ओन पर ये चलता चला जाएगा। उसके बाद आ जाए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस।
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसके ऑपोजिट है, जो अभी आप उसमें पढ़ कर आए हैं स्पॉन्टेनियस के अंदर, तो हम कहेंगे कि डज़ नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, डज़ नॉट अकर इन नेचर। और अगर आप रिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल की या यूनिडायरेक्शनल की, तो ये रिवर्सिबल भी किसी हद तक हो सकता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटिंग केस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसके बाद इसमें भी आ जाता है कि सम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी मेड टू टेक प्लेस बाय सप्लाइंग एनर्जी टू द सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब इसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है? पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, आप ऊपर पानी को पंप करना चाह रही हैं, ये एग्जांपल आ जाएगी। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग्स, ये हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, ये हमारे पास जो रिएक्शन है, हमारे पास हवा के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशंस पे जो है वो बर्न होकर या कंबाइन होकर ये नहीं बनाते। तो ये वो ही प्रोसेस है जो आपकी ये बिजली चमकती है उसमें होता है। तो वरना भी तो आम टाइम पे मौजूद है दोनों गैसेस, बट ये तब कंबाइन होती हैं जब इनको खास कंडीशंस देंगे, तभी ये बनाएँगी नाइट्रिक ऑक्साइड, अदरवाइज़ ये रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद आ जाता है कि आम तौर पर एक असम्पशन समझी जाती है कि हर वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होगा, वो एक्ज़ोथर्मिक होगा, और हर वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो एंडोथर्मिक होगा। बट साथ ही इस बात को उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि दिस इज़ यूजुअली ट्रू बट नॉट ऑलवेज़। हमारे पास ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो इसके ऑपोज़िट हैं, जो हमारे पास कह लें कि होते एंडोथर्मिक हैं, लेकिन वो प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं देखूँ वाटर का लिक्विड से गैस में जाना, ये मेरे पास जिसको हम एवापोरेशन कहते हैं, वो वाला प्रोसेस है। तो ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि आप पीछे पढ़ कर आए हैं एवापोरेशन में कि ये तो स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होता है, आपको इसके लिए कोई हीट भी नहीं देनी पड़ती, और ये रूम टेम्परेचर या आपका सिंपल जो है इट विल प्रोसीड। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आयन और क्लोराइड का बनना, ये भी मेरे पास क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और साथ ही साथ जो है ये एंडोथर्मिक भी है। तो ये आपको डिफरेंस जो है वो इसमें आना चाहिए और एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद हम टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन, ये क्या है? अब आपके सामने ये एक डायग्राम बनी हुई है बुक में। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लास्क है और उसके अंदर मैंने ज़िंक और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर लिया है। डेफिनेट सी बात है, जैसे ही मैं ज़िंक को कॉपर सल्फेट में डालूँगी फ़ौरन रिएक्शन होगा। अभी हमने पढ़ा इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और मेरे पास ज़िंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। अब इस टाइम पे मैं स्टडी किसको कर रही हूँ? ज़िंक को, कॉपर सल्फेट को, उससे बनने वाले ज़िंक सल्फेट को। तो वो चीज़ जो आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर स्टडी है, वो मेरे पास कहलाएगी सिस्टम। ये सारा मेरे पास आ जाएगा सिस्टम। अब इसके जो भी इर्द-गिर्द है, इसके इर्द-गिर्द क्या है? फ्लास्क है, जो कि सिस्टम के आउटसाइड है, या इसके बाहर वाली हवा है, इसके बाहर कोई ना कोई प्रेशर होगा। हर वो चीज़ जो आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन चीज़ के इर्द-गिर्द है, उसको मैं क्या नाम दे दूँगी? सराउंडिंग का। और बाउंड्री क्या होगी? वो इंटरफ़ेस, वो सतह होगी, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही होगी? सेपरेट कर रही होगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास डेफ़िनेशन भी दी हुई है अलोंग विद देयर एग्ज़ाम्पल। तो हमें इन चीज़ों में ख़्याल रखना है कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ डेफ़िनेशंस दी हुई हैं, इसको हम हाइलाइट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएँ, स्टेट क्या होती है? स्टेट को भी हाइलाइट करें। स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। यानी मेरे पास ये जो अभी ज़िंक और कॉपर सल्फेट को स्टडी कर रही हूँ, इनका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, एनर्जी क्या है। तो ये जब मैं कहती हूँ ना कि मेरा सिस्टम इस कंडीशन पर है, तो इसको कहा जाता है स्टेट। व्हेन एनी प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम, इट्स स्टेट इज़ अल्टर्ड इन सम वे। मसलन मैं कहती हूँ कि मैंने अभी रिएक्शन की है, तो इसके इर्द-गिर्द जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है। फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर कोई वेट रख देती हूँ और अब मैं कह रही हूँ कि इसका प्रेशर 3 एटीएम है। इट मीन्स कि मैंने क्या किया है, इस प्रोसेस में मैंने उसकी स्टेट में कोई चेंजिंग लेकर आई हूँ, मैं उसके प्रेशर में कोई चेंजिंग लेकर आई हूँ। तो ये कहलाता है कि आपने सिस्टम की जो स्टेट है, कंडीशन, उसको चेंज कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आती है एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है? इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हिच हैज़ सम डेफिनिट, डेफिनिट कहते हैं स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यूज़ फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। एक ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, एंड स्टेट फंक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेम्परेचर है,
टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, कैसे? पहली शर्त तो ये हो गई कि आपके पास जो भी सिस्टम है, आप कहते हो कि उसका इस टाइम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ये उसकी क्या है? इनिशियल स्टेट है। फिर आप कहते हैं कि मैंने उसको हीट दी और अब उसका टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये उसकी क्या है? फाइनल स्टेट। तो किसी भी पैरामीटर के स्टेट फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन तो ये है कि उसकी कोई ना कोई इनिशियल और कोई ना कोई फाइनल वैल्यू, सर्टेन वैल्यूज होंगी। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कही है कि स्टेट फंक्शन जो है वो इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि आपने उस चेंज को लाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया। जैसे मैंने अभी टेम्परेचर बढ़ाने की बात की है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या चीज यूज की? क्या मैंने उसको हीट दी, या मैंने उसके अंदर कोई और चीज ऐसी ऐड की जो उसका टेम्परेचर बढ़ाए? मैंने उसको किस तरीके से उसका टेम्परेचर मैं 25 से 55 पर लेकर आई हूँ। स्टेट फंक्शन इस बात से कंसर्न्ड नहीं होता कि आपने चेंज लाने के लिए कौन-सा पाथ फॉलो किया है, ठीक है? तो स्टेट फंक्शन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएँ, वॉल्यूम है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेट फंक्शन? तो सबसे पहले आपने उसको ये ख़्याल रखना है कि क्या उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट है, येस, ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन है। लेकिन फिर दूसरी चीज़, उसको दूसरे पैरामीटर पे भी टेस्ट करना है। दूसरा पैरामीटर क्या है कि क्या वो जो चेंज लाए हैं, वो इंडिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है? अगर तो पाथ इंडिपेंडेंट है तो फिर आप कहेंगे कि यस, ये प्रॉपर्टी क्या है? स्टेट फंक्शन है। अब यहाँ पर कौन-कौन से स्टेट फंक्शन दिए हैं, इनको हाइलाइट कर लें। प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली हीट चेंज होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने याद रखने हैं, स्टेट फंक्शन इन सबकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ होती हैं, और ये सब जो हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि आपने कौन-सा पाथवे ऑप्ट किया इनके अंदर चेंज लाने के लिए। इसी तरह एग्ज़ाम्पल आपको दी गई है वॉल्यूम की, कि कोई गैस है उसका सर्टेन वॉल्यूम V1 है, दूसरी गैस है उसी गैस का वॉल्यूम आप उसके अंदर चेंज लेकर आए, वॉल्यूम V2 हो गया। अब वॉल्यूम में चेंज लाने के 2 तरीके हो सकते हैं, आपने पीछे पढ़ा है, या तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो है उसका प्रेशर कम कर दो, तो प्रेशर जो है वो कम कर दो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास 2 तरीके थे, टेम्परेचर के थ्रू भी मैं चेंज ला सकती हूँ और प्रेशर के थ्रू भी ला सकती हूँ। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि मैं चेंज किसके थ्रू लेकर आई हूँ, सिर्फ मैं कंसर्न्ड हूँ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के साथ, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? मेरे पास ये कहलाता है स्टेट फंक्शन। तो ये इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी, जो अगर हमें पता हो तो फिर ही हम आगे जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं।